नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। AK-203 राइफल के निर्माण को लेकर कई तरीके की अटकलें सामने आ रही थी और कुछ हद तक तो दोस्तों ये भी कहा जा रहा था कि शायद यूक्रेन और रशिया की इस लड़ाई में ये सौदा फिर से लेट हो सकता है। लेकिन अब AK-203 राइफल के उत्पादन के लिए खुद रशिया की तरफ से बात सामने आई है और उन्होंने कहा कि AK-203 राइफल का उत्पादन जल्द ही शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल अनुबंध को पूरी तरह से तकनीकी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है भारत और रशिया का, वो मिलकर AK-203 के मॉडल्स का निर्माण करेगी। इसके अलावा रूस के राजदूत ने कहा कि कामोव 226T हेलीकॉप्टरों का जो सौदा है उसे भी अंतिम रूप दिया जाना है। वो पूरी तरीके से अभी कैंसिल नहीं हुआ है और इसे भी एक संयुक्त उद्यम के जरिए बनाया जाना है। पाकिस्तान की वायुसेना ने अभी हाल ही में J-10C लड़ाकू विमानों को तो अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है, लेकिन अब पाकिस्तान तुर्की के UAVs को खरीद रहा है ताकि पाकिस्तान की जो एयर सुपीरियरिटी है वो और ज़्यादा सशक्त बन जाए। इसके अलावा चाइना से उसने HQ-9 भी सतह से हवा में मार करने वाले SAM सिस्टम को भी लिया है। लेकिन जो खबर आ रही है उस पर यह कहा जा रहा है कि एंकिस और बेड़ा कटर TB2 UAV और YLC-8E रडार जैसी नई प्रणालियों को पाकिस्तान तुर्की से खरीद रहा है। भले ही घोषणा हो या ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान जरूर इन UAVs को खरीदेगा, क्योंकि वो चाइना के UAVs खरीदकर परेशान हो चुका है और चाइना के ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने खरीदे थे वो इस वक्त ग्राउंड पड़े हुए हैं और उनकी मरम्मत करने के लिए भी चीनी इंजीनियर्स नहीं पहुंचे और ऐसे में पाकिस्तान अब सिर्फ तुर्की से उम्मीद लगाकर बैठ चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट भारत आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो 2 अप्रैल को भारत पहुंच सकते हैं और इस दौरान 30 सालों की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात यानी कि इस विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच 5,000 करोड़ रुपए की जो प्रोजेक्ट चीता है, जिसके तहत हेरॉन ड्रोन्स को अपग्रेड करना है, उस पर अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिससे कि ये हेरॉन ड्रोन्स काफी घातक हो जाएंगे, इनकी अटैक क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये लंबे समय तक सर्विलांस करने में सक्षम भी हो जाएंगे। यही नहीं, सबसे बड़ी बात होने वाली है इनके साथ कि इनमें सैटेलाइट नेविगेशन लिंक होगा और साथ ही साथ इसमें कुछ विशेष सेंसर्स भी लगाए जाएंगे। CISF ने पूर्व सैन्य कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया को खत्म करने की मांग की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये जो प्रयोग किया गया था वो सफल नहीं रहा। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि CISF ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन अनुबंधों को समाप्त करने के लिए कहा है। यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय से अंतिम निर्देश मिलने के बाद इस अनुबंध को बंद कर दिया जाएगा। पिछले साल गृह मंत्रालय ने CISF को देश में अपनी 13 सुरक्षा यूनिटों में नॉन कोर कामों जैसे अर्धसैनिक बलों की सहायता के लिए 2000 पूर्व सैनिकों को नियुक्त करने के लिए कहा था। इसमें थर्मल पावर प्लांट और कोल फील्ड भी शामिल था। गृह मंत्रालय के आदेश पर यह नियुक्ति केवल एक ट्रायल के आधार पर की गई थी। CISF के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह प्रयोग सफल नहीं हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्व सैन्य कर्मियों को CISF अधिनियम 1968 या फिर बल के नियमों के तहत कवर नहीं किया जा सकता है। उन्हें केवल अनुबंध के नियमों और शर्तों के द्वारा शासित किया जाता है। साथ ही CISF का कहना है कि सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है और यदि किसी भी चूक के लिए जवाबदेही तय की जानी है तो ऐसे कर्मियों को लेकर अनुबंध के नियमों और शर्तों के अधीन नहीं किया जा सकता, जो CISF काउंटर के तहत यूनिट के समग्र सुरक्षा प्रोटोकॉल को प्रभावित कर सकते हैं। ये नहीं दोस्तों, कुछ शिकायतें भी आ रही थी कि पूर्व सैन्य कर्मियों के साथ यूनिट के भीतर अवज्ञा के मुद्दे हो सकते हैं, जिससे सैनिकों के बीच टकराव हो सकता है। इसीलिए ये जो प्रयोग किया जा रहा है वो परिस्थितियों के हिसाब से काम नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में एक बड़ा धमाका हुआ। उत्तरी पाकिस्तान में सियालकोट मिलिट्री बेस में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, क्योंकि ये गोला बारूद स्टोरेज एरिया है। धमाके के बाद आग की लपटें भी देखी गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का शक भारत की तरफ ही जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं दिख रहा कि ये घटना उसके साथ पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले जो बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच जो हमारे साथी हैं, उन्होंने भी इनके कई सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। और गौर करने वाली बात यह है कि सियालकोट मिलिट्री बेस में जो धमाका हुआ है वो सियालकोट कैंट एरिया में आता है, जो कि इनके मेन शहर से सटा हुआ है। सियालकोट कैंट एरिया पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे जरूरी कैंट एरिया है। चाइना के ड्रोन दोस्तों बांग्लादेश की सीमा पर देखे गए हैं। दरअसल बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा इलाके में चीन निर्मित ड्रोन मिलने से अब हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल BSF के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे एक खेत में एक टूटा हुआ ड्रोन मिला, जो कि चाइना का था। हालांकि इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में पता लगाया जाना अभी बाकी है, लेकिन इसकी गहन पड़ताल की जा रही है। आखिर बांग्लादेश सीमा पे वो भी चाइनीज ड्रोन, वो भी टूटी हुई हालत में, क्या हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। BSF के अधिकारी ने कहा कि ये खेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीबन 300 मीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में है और ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। हालांकि BSF के जवान इस ड्रोन के बारे में खास जानकारी नहीं जुटा पाए, लेकिन BSF की एक स्पेशल टीम ने इस ड्रोन की जांच की, तो पता चला कि ये ड्रोन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना निर्मित है। इसका मॉडल नंबर है
S-500 और फिलहाल कोई भी इस ड्रोन को लेने नहीं आया और ना ही किसी ने इस पर दावा किया है। एक बात और दोस्तों यहाँ पर सामने आई है कि इस ड्रोन में किसी भी प्रकार का कोई कैमरा नहीं देखा गया है। BSF हालांकि अभी भी जांच कर रही है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इस ड्रोन का दुरुपयोग सुरक्षा को तोड़ने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं था या फिर बॉर्डर पर तस्करी करने के लिए तो नहीं किया जा रहा था। चीजें बहुत सारी है दोस्तों, बहुत सारे एंगल्स पर देखा जा सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि चाइना के ड्रोन इन बांग्लादेशियों के पास कैसे आ रहे हैं और यही वजह है कि BSF ने अब इसकी फॉरेंसिक जांच करनी भी शुरू करवा दी है। तो उससे काफ़ी टेंशन वाली बात है। हालांकि इसका कैमरा कहाँ चला गया वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन जो ड्रोन उड़ते हैं और जो इस नंबर का मॉडल है उस पर कैमरे हमेशा लगे होते हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है इन बांग्लादेशियों के द्वारा। दोस्तों, चीन ने धमकी दी है कि नाटो के विस्तार की तरह खतरनाक है अमेरिका का क्वाड, जो एशिया को एक गर्त में धकेल देगा। यह बयान चाइना की तरफ से आया है। दरअसल चाइना क्वाड से काफी डर चुका है और ऐसे में अब उसको ये लग रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसकी घेराबंदी कर रहे हैं, तो ऐसे में चाइना का भड़कना तो लाजमी है और इसीलिए वो इस समूह को नाटो की तरह एक खतरनाक समूह करार दे रहा है। चीन के अगले विदेश मंत्री बनने की राह पर चल रहे ली यूजिंग ने कहा कि अमेरिकी नीति एशिया को नरक में धकेल सकती है। ली योंगचेंग का बयान ऐसे समय पर भी आया है जब क्वाड की जापान में बैठक होने वाली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। ली ने कहा कि धारा के विपरीत जाकर हिंद प्रशांत रणनीति का पालन करना समस्या को भड़काएगा। आगे ली ने कहा कि अगर इसे बिना रोके टोके होने दिया गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के लिए भी इसी तरीके का बयान दिया था, जिसमें उन्होंने क्वाड का जिक्र किया था। उन्होंने क्वाड की तुलना फाइव आइज से की थी, जिसके सदस्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन भी है। इसरो के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 2022 में इसरो अपने उपग्रह प्रक्षेपणों और इनके निर्माण की संख्या को बढ़ाने के लिए कई तरीके के कदम उठाने जा रहा है, जिसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए इन स्पेस, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, वहां पर इसरो ने शीर्ष पदों के लिए लोगों की भर्ती शुरू कर दी है। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथन जी ने कहा कि इसरो इस साल किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों और प्रक्षेपणों की संख्या बढ़ाने के लिए और उपग्रह निर्माण को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है। उनके अनुसार अंतरिक्ष एजेंसी अपने रॉकेट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV, GSLV और SSLV के साथ अंतरिक्ष मिशन को बढ़ाने पर विचार करेगी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को मई में नए विकसित छोटे रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV के द्वारा ओशियनसैट 3, INS-2B, आनंद, PSLV C-53 और माइक्रोसैट को लॉन्च किया जाना है। इसके अलावा एरियन स्पेस के स्वामित्व वाले एरियन 5 रॉकेट का उपयोग करके इस साल की पहली तिमाही के दौरान 4 टन संचार उपग्रह GSAT-24 को भी प्रक्षेपण किया जाना है। यानी कि दोस्तों, इसरो निजी भागीदारों को लगातार सपोर्ट कर रहा है ताकि अंतरिक्ष कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़े।